आप सुन रहे हैं द काइट रनर का भाग 9। मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। मैं यहाँ पेशावर में एक अमेरिकी जोड़े को जानता हूँ। शौहर का नाम थॉमस और बीवी का नाम बेटी कॉल्डवेल है। ये ईसाई हैं और छोटी सी तंजीम चलाते हैं जिसका खर्च वो खैरात से जुटाते हैं। अधिकतर वो उन अफ़गानी बच्चों को रखते हैं और पालते पोसते हैं जिन्होंने अपने माँ बापों को खो दिया हो। मैंने वो जगह देखी है, एकदम साफ़ और महफूज है। बच्चों की अच्छी देखभाल होती है वहाँ। मिस्टर और मिसेस कॉल्डवेल भले लोग हैं। उन्होंने मुझे पहले ही कह रखा है कि सोहराब को वो अपने घर पर अच्छे से रखेंगे। और रहीम खान, आप शायद संजीदा नहीं हैं। बच्चे कमज़ोर होते हैं आमिर जान। काबुल में पहले से ही टूटे हुए लड़के भरे हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि सोहराब भी उनमें मिल जाए, उनमें शामिल हो जाए। रहीम खान, मैं काबुल नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जा सकता। सोहराब एक होशियार बच्चा है। हम उसे यहाँ एक नई ज़िंदगी और एक नई उम्मीद दे सकते हैं। यहाँ उसे वो लोग मिलेंगे जो उसे प्यार करेंगे। थॉमस आगा और बेटी खानम इतने रहमदिल हैं कि तुम्हें देखना चाहिए कि वो यतीम बच्चों की कैसे परवरिश करते हैं। मैं क्यों? आप किसी को खर्च देकर वहाँ क्यों नहीं भेज सकते? अगर पैसों की बात है तो मैं पैसे दे दूँगा। पैसों की बात नहीं है आमिर। मैं मर रहा हूँ और मेरी तौहीन मत करो। मेरे लिए पैसे की कभी कोई मुश्किल नहीं रही। ये बात तुम जानते हो और तुम्हें ही क्यों जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम दोनों इस बात को अच्छे से जानते हैं कि तुम्हें ही क्यों जाना चाहिए, नहीं क्या? मैं उनकी बात समझना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने समझा। मैंने इसे अच्छे से समझा। अमेरिका में मेरी बीवी है, एक घर है, करियर है और एक परिवार है। काबुल एक खतरनाक जगह है, आप जानते हैं इस बात को। फिर भी आप मुझे जोखिम में डालना चाहते हैं कि केवल एक। मैं रुक गया। जानते हो, रहीम खान ने कहा, एक बार जब तुम वहाँ नहीं थे, तुम्हारे अब्बा और मैं बात कर रहे थे और तुम्हें पता है कि वो तुम्हें लेकर उन दिनों कितने फिक्रमंद रहते थे। मुझे याद है उन्होंने मुझसे कहा था, रहीम, जो लड़का खुद अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता वो बड़ा होकर किसी भी चीज़ के लिए खड़ा नहीं हो सकता। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम बड़े होकर क्या बने हो। मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली। मैं तुमसे यही मांग रहा हूँ कि एक मरने वाले बूढ़े की आखिरी चाहत पूरी कर दो। उन्होंने गंभीरता से कहा। ये कहकर रहीम खान ने जुआ खेला था। उन्होंने अपना सबसे अच्छा पत्ता फेंक दिया था, या मुझे ऐसा लगा था। उनके शब्द अनिश्चय की स्थिति में लटके रहे, लेकिन कम से कम वो जानते थे कि क्या कहना है। मैं तो अब भी सही शब्दों की तलाश कर रहा था, जबकि मैं एक लेखक था। आखिरकार मैंने समझौता मंजूर कर लिया। शायद बाबा सही थे। मुझे दुख है कि तुम ऐसा सोचते हो आमिर। मैं उनकी ओर नहीं देख सका। आप ये क्यों नहीं करते? अगर मुझे करना होता तो मैं तुम्हें नहीं बुलाता। मैंने अपनी शादी की अंगूठी घुमाते हुए कहा। आप हमेशा मुझसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगाते हैं रहीम खान, और हमेशा तुमने अपने आप को बहुत कम करके आंका है आमिर जान। वो हिचकिचाते हुए बोले, लेकिन बात कुछ और है। ये ऐसी बात है जिसे तुम नहीं जानते। मेहरबानी कीजिए रहीम खान। सनोबर अली की पहली बीवी नहीं थी। अब मैंने उनकी तरफ देखा। अली की पहले भी शादी हुई थी। वो जागोरी इलाके की एक हज़ारा औरत थी। वो तुम्हारे पैदा होने से बहुत पहले की बात है। वो 3 साल तक साथ रही थी। आखिर इस बात का इस मामले से क्या लेना देना? उसने 3 साल बाद जब अली को छोड़ा तो उन्हें कोई औलाद नहीं थी। उसके बाद खोश्त के एक मर्द से उसने शादी की। उससे उसे 3 लड़कियां हुई। इसी वजह से मैं तुम्हें ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने देखना शुरू किया कि वो किधर जा रहे थे, लेकिन मैं बाकी की कहानी सुनना नहीं चाह रहा था। कैलिफोर्निया में नुकीली छत वाले उस खूबसूरत से विक्टोरियन घर में एक अच्छी सी ज़िंदगी थी। एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी, एक मशहूर लेखक का करियर और प्यार करने वाले सास ससुर थे। मुझे ऐसी किसी भी बकवास की ज़रूरत नहीं थी। अली नामर्द था? नहीं, वो नहीं था। उसका और सनोबर का एक लड़का था, हसन। नहीं था क्या? उसका बेटा था हसन? नहीं, उसका बेटा नहीं था, रहीम खान ने कहा। हाँ, वो उनका बेटा था। नहीं आमिर,
उनका बेटा नहीं था। तब वो किसका बेटा था? मुझे लगता है कि तुम जानते हो वो किसका बेटा था। मुझे लगा कि मैं एक खड़ी ढलान पर लुढ़क रहा हूँ। बचने के लिए मैं झाड़ियों और कंटीली घास को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है। कमरा ऊपर नीचे झटके खा रहा है, दाएं बाएं डोल रहा है। क्या हसन ये बात जानता था? मैंने ये बात अपने ही होठों से कही, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैंने कही है। रहीम खान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने इनकार में अपना सर हिलाया। तुम हरामी हो, तुम नाचीज हरामी हो, मैं चिल्लाया। तुम सब सारे लोग झूठ बोलने वाले हरामी हो। प्लीज़ बैठ जाओ, रहीम खान ने कहा। कैसे तुम इसे मुझसे छुपा सकते हो? कैसे उससे छुपा सकते हो? जरा सोचो आमिर जान, ये कैसी शर्मनाक हालत थी। लोग इस पर बातें करते। आदमी जो भी हो, उसके मरने के बाद उसके पीछे क्या रह जाता है? उसकी मान मर्यादा, उसका नाम। और अगर लोग उसके बारे में बातें बनाएं तो हम किसी से कह नहीं सकते थे। तुम इसे ज़रूर समझ सकते हो। वे मेरे पास है, लेकिन मैंने उनका हाथ झटक दिया। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। हामिर जान, मेहरबानी करके मत जाओ। मैं दरवाज़ा खोलने के बाद उनकी तरफ मुड़ा। क्यों? आप मुझसे क्या कहने वाले हैं? 38 साल की उम्र में अभी मुझे पता चला है कि मेरी पूरी ज़िंदगी एक बड़ा झूठ थी। चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अब आप क्या कहने वाले हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। और इसी के साथ मैं अपार्टमेंट से बाहर आ गया। सूरज करीब करीब डूब गया था और अपने पीछे आसमान में जामुनी और लाल पट्टियां छोड़ गया था। मैं रहीम खान के घर से दूर जाती व्यस्त पतली सड़क पर चल रहा था। गलियों के भूल भुलैये से गुजरती वो सड़क शोर शराबे से भरी थी। रास्ते पैदल चलने वालों, साइकिल सवारों और रिक्शों से भरे हुए थे। नुक्कड़ों पर कोको कोला और सिगरेट के इश्तहार लटक रहे थे। वही पाकिस्तानी फिल्मों के पोस्टर भी लगे हुए थे, जिनमें गेंदे के खेतों में एक सुंदर सांवले नौजवान के साथ नाचती उत्तेजक हीरोइनें दिखाई गई थीं। मैं धुएं से भरे एक छोटे से चाय खाने में दाखिल हुआ और एक कप चाय मंगाई। मैं मुड़ने वाली कुर्सी के पिछले पैरों पर पीछे की तरफ झुक गया। मैंने अपने चेहरे को रगड़ा। फिसलते हुए नीचे गिरने का एहसास खत्म हो रहा था, लेकिन इसकी जगह मुझे उस आदमी की तरह लग रहा था जो सोकर उठने के बाद पाता है कि उसके घर की कुर्सियाँ और मेज़ें नए तरह से लगा दी गई हैं और घर के जाने पहचाने कोने अंतरे अब अजनबी लगने लगे हैं। अपनी जगह से कटा हुआ महसूस करने के बाद वो धीरे धीरे अपने आसपास की चीज़ों को पहचानने लगता है और खुद को उनके हिसाब से ढालने लगता है। मैं इतना अंधा कैसे हो सकता हूँ? हर वक्त इस बात के इशारे मेरे सामने मौजूद रहे। अब वो मुझ पर वार कर रहे थे। हसन का कटा हुआ होठ ठीक करने के लिए बाबा का डॉक्टर कुमार को ले आना, उनका कभी हसन के जन्मदिन को ना भूलना। मुझे वो दिन याद है जब हम ट्यूलिप के पौधे लगा रहे थे और मैंने बाबा से नए नौकर को रखने के ख्याल के बारे में पूछा था। हसन कहीं नहीं जा रहा है, वो गरजे थे। वो यहीं हमारे साथ रहेगा, जहाँ का वो है। ये उसका घर है और हम उसका परिवार हैं। वो रोए थे। हाँ, वो रोए थे जब अली ने ऐलान किया था कि वो और हसन हमें छोड़कर जा रहे हैं। वेटर ने मेरे सामने एक चाय का कप लाकर रख दिया। टेबल के दोनों पांव जहां आपस में मिलकर एक क्रॉसनुमा चिन्ह बनाते थे, वहां अखरोट के आकार की कुछ घंटियां थीं। एक घंटी ढीली हो गई थी। मैंने झुककर उसे बांध दिया। मैंने चाहा कि मैं इतनी ही आसानी से अपनी ज़िंदगी को भी ठीक कर पाता। मैंने चाय का एक घूंट लिया। पिछले कई सालों से मैंने इतनी काली चाय नहीं पी थी। मैंने सुरैया, जन्नर और खाला जमीला के बारे में सोचने की कोशिश की। मैंने उस उपन्यास के बारे में सोचने की कोशिश की जिसे पूरा करने की ज़रूरत थी। मैंने नीचे सड़क पर भागते ट्रैफिक को और छोटी मोटी मिठाइयों की दुकानों में आते जाते लोगों को देखने की कोशिश की। मैंने पास की टेबल पर ट्रांजिस्टर रेडियो पर बजती कव्वाली को सुनने की कोशिश की। कुछ भी। लेकिन मुझे अपने ग्रेजुएशन की रात वाले बाबा दिखाई दिए। वो उस फोर्ड में बैठे हुए थे जिसे उन्होंने अभी अभी मुझे दिया था। वो बियर सूंघ रहे थे और कह रहे थे, मेरा मन कर रहा है कि हसन भी हमारे साथ होता। कैसे कैसे वो इतने सालों तक मुझसे झूठ बोल सकते थे? कैसे वो हसन से झूठ बोल सकते थे? जब मैं छोटा था तो उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाकर सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा था, केवल एक चीज़ गुनाह है और वो है चोरी।
जब आप किसी से झूठ बोलते हैं तो आप उसके सच जानने के अधिकार की चोरी करते हैं। क्या उन्होंने ही ये बात मुझसे नहीं कही थी? और अब जब उन्हें दफनाए हुए 15 साल हो चुके हैं तो मुझे पता लग रहा है कि बाबा एक चोर थे, और चोर भी एक बुरे किस्म के, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ चुराई थी जो पाक थी। उन्होंने मुझसे ये जानने का अधिकार चुराया था कि मेरा एक भाई है। हसन से उसकी पहचान चुराई थी और अली से उसकी इज्जत छीनी थी, उसका मान, उसकी मर्यादा। मेरे सामने सवाल आते जा रहे थे। बाबा कैसे अली की आंखों में देख पाते थे? अली कैसे उस घर में रहता था, ये जानते हुए कि उसकी तौहीन उसके मालिक ने ही की है, वो भी उस तरीके से जो किसी अफ़गानी की तौहीन करने का सबसे बुरा तरीका है। मेरे दिमाग में बरसों से बाबा की एक तस्वीर है। उस तस्वीर में वो अपने पुराने बादामी सूट में लड़खड़ाते हुए ताहिरी परिवार की राहदरी में सुरैया का हाथ मांगते जाते हुए दिखते हैं। अब इसकी जगह मैं उनकी नई तस्वीर कैसे बिठाऊं? यहाँ एक और मुहावरा याद आ रहा है जिसका मजाक मेरे क्रिएटिव राइटर के टीचर उड़ाते थे, जस बाप तस बेटा। लेकिन ये सही था, नहीं था क्या? अब ये बात पहले किसी भी समय से अधिक साफ हो गई थी कि बाबा और मैं एक जैसे ही थे। हम दोनों ने ही उन लोगों को धोखा दिया था जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी थी। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई, रहीम खान ने यहाँ मुझे सिर्फ अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए नहीं बुलाया था, मुझे बाबा के गुनाहों का भी प्रायश्चित करना था। रहीम खान ने कहा था कि मैं हमेशा खुद को लेकर बहुत सख्त रहा हूँ, लेकिन मुझे हैरानी होती है, सच में मेरी वजह से अली ने बारूदी सुरंग पर अपने पाँव नहीं रखे, और ना ही मैं तालिबान को घर में ले आया कि वो हसन को मार डालें, लेकिन मैंने अली और हसन को घर से बाहर निकाला। क्या ये सोचना इतनी दूर की कौड़ी है कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो चीज़ें किसी और तरह से भी घट सकती थी? शायद बाबा उन्हें अपने साथ अमेरिका ले आते, शायद हसन का अब अपना घर होता, नौकरी होती, एक परिवार होता, और एक ऐसे देश में उसकी अपनी ज़िंदगी होती जहाँ किसी को इसकी परवाह नहीं होती कि वो हज़ारा था। वो देश जहाँ के अधिकतर लोग ये भी नहीं जानते कि हज़ारा क्या होता है। शायद ऐसा नहीं भी होता, लेकिन शायद ऐसा हो भी सकता था। मैं काबुल नहीं जा सकता, मैंने रहीम खान से कहा था। अमेरिका में मेरी एक बीवी है, एक घर है, एक करियर है, एक परिवार है, लेकिन मैं कैसे अपना सामान बांधकर वापस घर जा सकता हूँ जब मेरी करतूतों से हसन ठीक इन्हीं चीज़ों से मरहूम हो गया था? मैंने चाहा कि काश रहीम खान ने मुझे नहीं बुलाया होता। मैंने चाहा कि उन्होंने मुझे इन सच्चाइयों से अनजान अपनी गफलत में ही रहने दिया होता, लेकिन उन्होंने मुझे बुला लिया था, और जो बात रहीम खान ने मुझे बताई थी उसने चीज़ों को बदल दिया था। उन्होंने मुझे दिखा दिया था कि कैसे मेरी पूरी ज़िंदगी 1975 की सर्दियों के भी बहुत पहले जब वहाँ एक हज़ारा औरत मुझे दूध पिलाते हुए गाती थी, झूठ, धोखेबाजी और राजों का एक सिलसिला थी। फिर से भला बन जाने का एक रास्ता है, उन्होंने कहा था। वो इस दुष्चक्र को ख़त्म करने का रास्ता है। ये रास्ता एक नन्हे लड़के से होकर जाता है, एक यतीम, हसन का बेटा। वो काबुल में कहीं है। रिक्शे पर बैठे हुए रहीम खान के घर जाते हुए मैंने बाबा को याद किया। वो कहते थे कि मेरी मुश्किल थी कि हमेशा किसी और को मेरे लिए लड़ना पड़ता था। अब मैं 38 का हूँ, मेरे बाल अब सफ़ेद होने लग गए हैं, और इधर मैंने गौर किया कि मेरी आंखों के कोनों के गिर्द झुर्रियाँ भी पड़ने लगी हैं। अब मैं बड़ा हूँ, लेकिन शायद उतना बड़ा नहीं कि अपने लिए खुद लड़ना शुरू कर सकूँ। जैसा कि पता लगा कि बाबा ने बहुत सारी चीज़ों के लिए झूठ बोला था, लेकिन इस बारे में उन्होंने झूठ नहीं कहा था। मैंने उस पोलराइड फ़ोटो में उस गोल चेहरे को फिर से देखा, उस पर धूप के पड़ने के तरीके को भी। मेरे भाई का चेहरा। हसन ने एक बार मुझे प्यार किया था। उसने मुझे इस तरह प्यार किया था जिस तरह कभी किसी ने नहीं किया और ना करेगा। अब वो जा चुका था, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा जिंदा था। वो काबुल में था, मेरा इंतज़ार करते हुए। मैंने रहीम खान को कमरे के कोने में नमाज़ पढ़ते हुए पाया। वो लाल आसमान के सामने पूरब की तरफ झुकी हुई एक परछाई लग रहे थे। मैंने उनके नमाज ख़त्म करने तक का इंतज़ार किया। इसके बाद मैंने उन्हें बताया कि मैं काबुल जा रहा हूँ। मैंने उन्हें सुबह में कोल्डवेल को बुला लेने को कहा।
मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा आमिर जान, उन्होंने कहा। गाड़ियों से मेरा वही पुराना डर, जब से खैबर दर्रा आपका खुशामदीद कहता है का गोलियों से छलने हुआ बोर्ड पार किया, मेरे मुंह में पानी भरना शुरू हो गया। पेट के भीतर कुछ मथने और मुड़ने लगा। मेरे ड्राइवर फरीद ने मुझे ठंडी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी। क्या हम शीशा गिरा सकते हैं? मैंने पूछा। उसने एक सिगरेट जलाई और उसे स्टीयरिंग पर पड़े बाएं हाथ की दोनों खाली उंगलियों में दबाया। अपनी काली आंखों को सड़क पर गड़ाए हुए वो आगे की ओर झुका। उसने अपने पाँवों के पास पड़े स्क्रू ड्राइवर को उठाकर मुझे पकड़ाया। मैंने उसे दरवाजे में हैंडल की जगह एक छोटे से छेद में फंसाकर घुमाते हुए शीशे को नीचे किया। फरीद ने एक बार मुझे फिर से उपेक्षा के भाव से देखा। इस बार उसकी निगाह में साफ साफ दुश्मनी का भाव था, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो फिर से सिगरेट पीने लगा। जब से हम जमरूद किले से चले हैं, उसने दर्जन भर से ज़्यादा शब्द नहीं कहे हैं। तशक्कुर, मैं बुदबुदाया। मैंने खिड़की के बाहर अपना सर निकाला और तीसरे पहर की ठंडी हवा को अपने चेहरे पर से गुजरने दिया। हम खैबर दर्रे के कबीलाई इलाके से गुजर रहे थे, जहाँ रास्ता चूना पत्थर की चोटियों के बीच चक्कर खाता हुआ निकलता था। यह अब भी ठीक वैसा ही था जैसा मुझे याद था। बाबा और मैं 1974 में इसी टूटे पथरीले रास्ते से गए थे। सूखे हुए रौबदार पहाड़ गहरी तंग घाटियों में धंसे हुए और टेढ़ी मेढ़ी चोटियों की शक्ल में ऊंचे उठे हुए थे। पुराने किले की कच्ची ईंटों की बनी टूटी हुई दीवारें चट्टानों पर खड़ी थीं। मैंने उत्तर की तरफ हिंदू कुश की बर्फ़ से ढकी चोटियों पर अपनी नज़रें जमाए रखने की कोशिश की, लेकिन जब भी मेरे पेट में थोड़ी राहत महसूस होती कि ट्रक किसी नए मोड़ पर फिसलता और मुझ पर उपकाई के नए हमले का दौर शुरू हो जाता। नींबू लेकर देखिए। क्या? नींबू उपकाई के लिए अच्छा होता है, फरीद ने कहा। मैं हमेशा गाड़ी चलाते हुए एक लेकर चलता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैंने कहा। पेट में थोड़ी और एसिडिटी डालने के ख्याल भर से ही मुझे उबकाई आने लगी। फरीद हिनहिनाया। ये अमेरिकी दवाइयों जितनी महंगी नहीं है ना, मैं जानता हूँ। ये तो बस मेरी माँ का पुराना नुस्खा है। मैंने उसे मनाने का एक मौका खो दिया था। इस पर मैं पछताया। ऐसा है तो तुम मुझे एक दे सकते हो। उसने पीछे की सीट से एक कागज़ का थैला उठाया और उसमें से एक आधा कटा नींबू निकाला। मैंने उसे थोड़ा खाकर इंतज़ार किया। तुम सही थे। हाँ, मुझे अब अच्छा लग रहा है, बेहतर। मैंने झूठ बोला। एक अफ़गानी होने के नाते मुझे पता था कि दयनीय होना अक्खड़ होने से बेहतर था। मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराया। पुराना देसी तरकीब, महंगी दवाइयों की ज़रूरत नहीं, उसने कहा। उसका लहजा पक्के तौर पर सीमा पर रहने वालों जैसा था। उसने अपनी सिगरेट की राख झाड़ी और खुद को ट्रक के पीछे देखने वाले शीशे में संतुष्टि के साथ देखा। वो लंबे और गहरे रंग का एक ताजिक था, जिसके चेहरे ने मौसमों की मार झेली थी। पतले कंधों वाले उस आदमी के गले में सामने वाली हड्डी निकली हुई थी, और जब वो अपना सर घुमाता था तो उसकी दाढ़ी के भीतर से झांकती। उसने मेरे जैसे कपड़े पहन रखे थे, हालांकि मुझे लग रहा था कि असल में बात इसके उल्टी सही थी। उसने अपने भूरे पिरहन तुम्बन और बंडी के ऊपर मोटा बुना ऊनी कंबल लपेट रखा था। अपने सर पर उसने एक बादामी रंग का पकोल पहना था, जो एक तरफ से झुका हुआ था। ये पहनावा ताजिक हीरो अहमद शाह मसूद के पहनावे से मिलता जुलता था, जिसे ताजिक लोग पंचशेल का शेर कहते हैं। फरीद से पेशावर में मुझे रहीम खान ने मिलवाया था। उन्होंने बताया था कि फरीद 29 साल का है। हालांकि अपने सतर्क और झुर्रीदार चेहरों की वजह से वो 20 साल से बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। उसकी पैदाइश मज़ार शरीफ में हुई थी, जहाँ वो 10 की उम्र तक रहा था। इसके बाद उसके अब्बा अपने परिवार को लेकर जलालाबाद चले आए थे। 14 की उम्र में वो और उसके अब्बा रूसियों के खिलाफ जिहाद में शामिल हुए। पंजशेर घाटी में उनकी लड़ाई 2 साल तक चलती रही। जब एक हेलीकॉप्टर से हुई गोलीबारी में उसके अब्बा के परखच्चे उड़ गए, तो फरीद की 2 बीवियाँ और 5 बच्चे हैं। उसके 7 बच्चे थे, रहीम खान ने उदासी भरी निगाहों के साथ बताया था। लेकिन उसकी 2 लड़कियां जलालाबाद के ठीक बाहर एक बारूदी सुरंगी धमाके में मारी गईं। उसी धमाके में उसने पाँव के पंजे और बाएं हाथ की 3 उंगलियां खो दी। इसके बाद वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर पेशावर आ गया। जा चौंकी, फरीद ने भुनभुनाते हुए कहा।
मैं अपनी सीट पर कंधे झुका लिए और अपना हाथ सीने पर बांध दिए। मैं एक पल के लिए अपनी उबकाई भूल गया, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं थी। 2 पाकिस्तानी मिलिशिया के जवान हमारी टूटी फूटी लैंड क्रूज़र के पास आए। उन्होंने एक सरसरी नज़र गाड़ी के अंदर डाली और हाथ हिलाकर जाने का इशारा किया। काबुल आने के लिए की जा रही तैयारियों की फहरिस्त में फ़रीद सबसे ऊपर था। ये फहरिस्त रहीम खान और मैंने तैयार की थी। इस फहरिस्त में शामिल थी डॉलर की कलदार और अफ़गानी नोटों में अदला बदली, मेरी पोशाक और पकोल यानी अफ़गानी टोपी। विडम्बना ये थी कि जब मैं सचमुच अफ़गानिस्तान में रहता था तब भी मैंने कभी पकोल नहीं पहनी थी। इसके साथ साथ फहरिस्त में हसन और सोहराब का पोलराइड फ़ोटो थे और थी सबसे ज़रूरी चीज़ छाती तक लंबी एक नकली काली दाढ़ी। ये शरीयत के मुताबिक थी, या कम से कम तालिबानी शरीयत के मुताबिक थी। रहीम खान पेशावर में एक आदमी को जानते थे जो दाढ़ियाँ बुनने में माहिर था, जिन्हें कभी कभी वो जंग की खबरों के सिलसिले में आए पश्चिमी पत्रकारों के लिए बनाता था। रहीम खान चाहते थे कि मैं कुछ दिनों तक उनके साथ रहूं। वो चाहते थे कि एक तफसीली मंसूबा तैयार किया जाए, लेकिन मुझे पता था कि मुझे जितनी जल्दी हो सके रवाना हो जाना है। मुझे डर था कि मैं कहीं अपना मन ना बदल लूँ। मुझे लग रहा था कि कहीं मैं भीतर ही भीतर जानबूझकर, बहुत सोच समझकर, बहुत भारी मन से और बहुत सी दलीलें देकर काबुल नहीं जाने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। मुझे डर था कि अमेरिका के जीवन का आकर्षण मुझे पीछे खींच लेगा। मुझे डर था कि कहीं उस महान और बड़ी नदी में बहते हुए चीज़ों से दूर ना चला जाऊं। मैं उन चीज़ों को फिर से भूल ना जाऊं और उन्हें फिर से तलहटी में डूब ना जाने दूं जो पिछले कुछ दिनों में मुझे पता लगे हैं। मुझे ये डर था कि पानी मुझे अपने साथ बहाते हुए कहीं उन चीज़ों से दूर ना लेकर चला जाए जिन्हें मुझे करना था। हसन से दूर, मुझे मेरे अतीत से दूर जो अब मुझे बुला रहा था, निजात के इस आखिरी मौके से दूर। इसलिए ये मुमकिन होने से पहले मैं रवाना हो गया। जहाँ तक सुरैया की बात है, उसे ये बताने का तो सवाल ही नहीं था कि मैं अफ़गानिस्तान जा रहा था। अगर मैं बता देता तो वो अगली फ़्लाइट से पाकिस्तान आ जाती। हमने सरहद पार की। गरीबी के निशान हर जगह थे। सड़क के दोनों तरफ मैंने छोटे छोटे गांवों का एक सिलसिला देखा जो यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। पहाड़ों में फेंक दिए गए खिलौनों की तरह मिट्टी के टूटे हुए घर और झोंपड़ियाँ खड़ी थीं। उनमें साजो सामान के नाम पर लकड़ी के खंभों और फटे हुए कपड़ों की छत से ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने झोपड़ियों के बाहर बच्चों को चीथड़ों में लिपटे हुए फुटबॉल के पीछे भागते हुए देखा। कुछ एक मील के बाद मैंने मर्दों के एक झुंड को पुरानी जली हुई सोवियत तोपों के अवशेषों पर अपनी रानों पर बैठे देखा, मानो कौवों की कतार हो। हवा में उनके कंबलों के किनारे उड़ रहे थे। उनके पीछे बादामी बुल्के में एक औरत अपने कंधों पर एक बड़ा सा घड़ा लिए उन कच्ची झोपड़ियों की ओर जा रही थी। अजीब है, मैंने कहा। क्या? मुझे अपने ही देश में एक सैलानी जैसा लग रहा है, मैंने कहा। मैं एक चरवाहे पर नज़र गड़ाए हुए था जो आधा दर्जन मरियल बकरियों को सड़क के किनारे हाके लिए जा रहा था। फरीद नाक से हंसा। उसने अपनी सिगरेट उछाल दी। आप अब भी इस जगह को अपना देश मानते हैं? मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत तो हमेशा मानता ही रहूँगा। मैंने ये बात ज़रूरत से ज़्यादा बचाव के लहजे में कही। अमेरिका में 20 साल रहने के बाद, उसने कहा। उसने ट्रक को बीच बॉल के आकार के गड्ढे से बचाने के लिए मोड़ा। हाँ, मैं अफ़गानिस्तान में पला बड़ा हूँ। फरीद फिर नाक से हंसा। तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी छोड़िए। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम क्यों हंसे? उसने ट्रक के शीशे में मैंने उसकी आंखों में कुछ कौंधते हुए देखा। आप जानना चाहते हैं? वो हंसी उड़ाने के लहजे में बोला। मुझे अंदाज़ा लगाने दीजिए आका साहब, शायद आप 2 या 3 मंजिलों बड़े से घर में रहते होंगे। घर में एक खूबसूरत सा आंगन होगा जिसमें आपके माली ने फूलों और फलों के पौधे रोप रखे होंगे। बेशक बड़े बड़े दरवाजे होंगे। आपके अब्बा एक अमेरिकी कार चलाते होंगे। नौकर चाकर होंगे तो शायद हज़ारा होंगे। आपके माँ बाप भाड़े पर मज़दूरों को रख कर घर को आलीशान दावतों के लिए सजाते होंगे ताकि उनके दोस्त आकर वहाँ पिए और यूरोप और अमेरिका के अपने दौरों की शेखी बगाने। और मैं अपने बेटे की आंख की शर्त लगा कर कह सकता हूँ, आपने पहली बार पाकोल पहनी है। क्या मेरा अंदाज़ा सही है?
वो अपने सड़े हुए दांत दिखाते हुए मुझ पर मुस्कुराया। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने पूछा। क्योंकि आप जानना चाहते थे, उसने थूका। उसने फटे कपड़े पहने हुए एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा किया जो धूल से भरी सड़क पर पांव घिसटते हुए चला जा रहा था। घास से भरा हुआ टाट का गट्ठर उसकी पीठ पर बंधा था। ये है असली अफगानिस्तान आगा साहब, ये है अफगानिस्तान जिसे मैं जानता हूँ। आप हमेशा यहाँ सैलानी रहे हैं, बस आप ये बात नहीं जानते। रहीम खान ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं अफ़गानिस्तान में रह गए और जंगों से होकर गुजरे लोगों से गर्म जोशी भरी आव भगत की उम्मीद ना करूं। मुझे तुम्हारे अब्बा के बारे में दुख है, मैंने कहा। मुझे तुम्हारी बेटियों के बारे में दुख है और मुझे तुम्हारे हाथ के बारे में भी अफसोस है। मेरे लिए ये बात किसी काम की नहीं है, उसने कहा। उसने अपना सर हिलाया। बहरहाल आप यहाँ लौट क्यों रहे हैं? अपने बाबा की ज़मीन बेचने? उसके बाद रकम अपनी जेब में रखेंगे और अपनी माँ के पास अमेरिका उड़ जाएंगे। मेरी माँ मुझे पैदा करते समय मर गई थी। उसने आह भरी और एक सिगरेट और जलाई। वो कुछ बोला नहीं। गाड़ी किनारे करो। क्या? गाड़ी किनारे करो, खुदा बचाए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, शायद मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। मैं ट्रक से बाहर लुढ़क गया क्योंकि सड़क पर बिछी बजरी पर मुझे राहत मिल रही थी। दोपहर बाद नज़ारा बदल गया। धूप खाई पहाड़ों की चोटियों और पड़ती चट्टानों की जगह अब एक हरे और देहाती इलाके ने ले ली। मुख्य सड़क लांदी कोटल से शुरू होकर शीनवारी इलाके से होते हुए लांदी खाना तक जाती थी। हम तोलखम से अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए। सड़क के दोनों तरफ चीड़ के पेड़ थे। हालांकि मैं जितना याद कर पा रहा था उसके हिसाब से ये पेड़ कम ही थे और अधिकतर सूखे हुए थे, लेकिन फिर भी खैबर दर्रे के बाद के मुश्किल सफ़र के बाद इन पेड़ों को फिर से देखना मुझे अच्छा लगा। हम जलालाबाद के नज़दीक पहुंच रहे थे। यहाँ फ़रीद का एक भाई था जो हमें रात में ठहराने वाला था। जब हम जलालाबाद पहुंचे तो सूरज अभी पूरी तरह नहीं डूबा था। ये शहर नांगहार सूबे की राजधानी है। ये कभी अपने फलों और गर्म मौसम के लिए जाना जाता था। फ़रीद शहर के केंद्रीय ज़िले की इमारतों और पत्थर के मकानों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता रहा। अब यहाँ पहले जितने चीड़ के पेड़ नहीं रह गए थे। कुछ मकान अब बिना छत की दीवारों और मलबों की शक्ल में ही बचे थे। फ़रीद ने एक पतली कच्ची सड़क पकड़ी और फिर एक सूखे हुए गटर के पास अपनी लैंड क्रूज़र रोक दी। मैं ट्रक से बाहर निकला। मैंने अंगड़ाई लेते हुए गहरी सांस ली। पहले के दिनों में जलालाबाद के आसपास के किसान अपने खेतों में ईख बोते थे। जब हवा उन सिंचाई किए हुए खेतों से होकर आती तो शहर एक मीठी खुशबू से भर जाता। मैंने अपनी आंखें बंद करके उस मिठास को तलाशा, लेकिन मैं उसे नहीं पा सका। आइए चले, फ़रीद ने बेसब्री से कहा। हम धूल भरी सड़क पर चलने लगे। सड़क के किनारे बिना बेद मजनू के ठूठ और टूटे हुए कच्चे मकान पीछे छूटते जा रहे थे। फ़रीद ने मुझे एक मंजिला मकान में बिठा दिया और लकड़ी के तख्तों से बना एक दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे के पीछे से नीली हरी आंखों वाली एक नौजवान औरत का चेहरा उभरा। उसने अपना चेहरे पर एक सफ़ेद रुमाल लपेट रखा था। उसने पहले मुझे देखा, जिससे वो थोड़ा घबरा सी गई, लेकिन तभी उसने फ़रीद को देख लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। सलाम अलैकुम काका फ़रीद। सलाम मरियम जान, फ़रीद ने जवाब दिया और गर्मजोशी से मुस्कुराया। पूरे दिन उसने मुझे ऐसी मुस्कान से वंचित रखा था। उसने उसके सर को चूम लिया। नौजवान औरत रास्ते से हट गई। जब मैं फ़रीद के पीछे पीछे उस छोटे से घर में दाखिल हो रहा था तो वो थोड़े संदेह से मुझे देख रही थी। कच्ची छत नीची थी और मिट्टी की बनी दीवारें पूरी तरह खाली थीं। कमरे में कोने में रखी 2 लालटेनों से रोशनी आ रही थी। हम अब जूते उतारकर फर्श पर बिछी पुआल की चटाई पर बैठ गए। एक दीवार के पास 3 नौजवान लड़के बैठे थे। वे पैर मोड़े एक चटाई पर बैठे थे और उनके फटे किनारों वाला एक कंबल ओढ़ रखा था। लंबी दाढ़ी और चौड़े कंधों वाला एक आदमी हमें सलाम करने के लिए खड़ा हुआ। फ़रीद और वो आदमी एक दूसरे से गले मिले और गालों को चूमा। फ़रीद ने मुझे बताया कि वो आदमी उसका बड़ा भाई वहीद है। ये अमेरिका से हैं। उसने अपना अंगूठे से मेरी तरफ इशारा करते हुए वहीद को बताया। उसने हमें अकेला छोड़ा और बच्चों को सलाम करने चला गया। वहीद बच्चों के सामने दीवार से लगकर मेरे सामने बैठ गया। बच्चों ने फ़रीद को घेर लिया था और उसके कंधों पर चढ़ गए थे।
मेरा मना करने के बावजूद वहीद ने बच्चों को हुक्म दिया कि वो मेरे लिए दूसरा कंबल ले आएं ताकि मुझे फर्श पर अधिक आराम लगे। उसने मरियम से मेरे लिए चाय लाने को कहा। उसने खैबर दर्रे से होकर पेशावर से अपने सफ़र के बारे में पूछा। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्त दोस्त से पाला नहीं पड़ा होगा। खैबर दर्रा डाकुओं के लिए मशहूर था। डाकू इस इलाके की खास बनावट का इस्तेमाल मुसाफिरों को लूटने के लिए करते थे, लेकिन मैं कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही उसने आंख मारी और जोर से कहा, बेशक कोई दोस्त मेरे भाई जैसी बदसूरत कार पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा। फरीद ने 3 सबसे छोटे लड़कों को धरती पर चित कर दिया था और अपने मजबूत हाथों से उन्हें गुदगुदा रहा था। बच्चे हाथ पांव फेंकते हुए खिलखिला रहे थे। कम से कम मेरे पास कार तो है, तुम्हारा गधा इन दिनों कैसा है? फरीद ने हाँफते हुए पूछा। तुम्हारी कार से मेरे गधे की सवारी बेहतर है। गधा ही गधे को जानता है। फरीद ने पलटवार किया और वो सारे हंस पड़े और मैं भी उनमें शामिल हो गया। मैंने पास के कमरे से औरतों के बोलने की आवाज़ें सुनी। मैं जहाँ बैठा था वहाँ से मैं उस आधे कमरे को देख सकता था। मरियम और बादामी रंग का हिजाब पहने एक दूसरी औरत केतली से बर्तन में चाय डाल रही थी। वो दूसरी औरत उम्र में बड़ी थी और वो शायद मरियम की अम्मी होंगी। वो दोनों आपस में धीमी आवाज़ में बातें कर रही थी। तो अमेरिका में आप क्या करते हैं आमिर आगा? वहीद ने पूछा। मैं एक लेखक हूँ। मेरा ऐसा कहने पर फरीद की दबी हुई हंसी सुनी। लेखक? वहीद ने कहा। वो साफ तौर से प्रभावित हुआ। क्या आप अफ़गानिस्तान के बारे में लिखते हैं? हाँ, मैं लिखता हूँ, लेकिन अभी नहीं लिख रहा। मैंने कहा। मेरा आखिरी उपन्यास अ सीज़न फॉर एशेज़ एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर के बारे में था। जब वो प्रोफेसर अपनी बीवी को अपने एक छात्र के साथ बिस्तर में पाता है तो वो जिप्सियों के एक समूह में शामिल हो जाता है। ये एक बुरी किताब नहीं थी। कुछ समीक्षकों ने इसे अच्छी किताब कहा था, एक ने तो इसे दिलचस्प भी कहा था, लेकिन अचानक मुझे इससे शर्मिंदगी महसूस होने शुरू हो गई। मैंने उम्मीद की कि वहीद ने मुझसे इसके बारे में नहीं पूछा होता तो अच्छा होता। आपको शायद फिर से अफ़गानिस्तान के बारे में लिखना चाहिए, वहीद ने कहा। बाकी की दुनिया को बताइए तालिबान हमारे देश का क्या कर रहा है। खैर, मैं उस तरह का लेखक नहीं हूँ। हो, आप बेहतर जानते हैं, मैं सलाह देने वाला, वहीद ने कहा। उसने थोड़ा शर्माते हुए अपना सर हिलाया। तभी मरियम और वो दूसरी औरत कमरे में एक तश्तरी में 2 प्याले में चाय और एक चायदानी लेकर आई। मैंने अदब से खड़ा हो गया। मैंने अपने हाथ सीने पर दबाए और सर झुकाकर उन्हें सलाम अलैकुम कहा। उन औरतों ने भी सर झुकाया। उसने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज़ में जवाब दिया, सलाम। उसने अब अपने चेहरे के निचले हिस्से को छुपाने के लिए हिजाब लपेट लिया था। हमने एक दूसरे को सीधी नज़र से नहीं देखा। उसके चाय डालने तक मैं खड़ा रहा। औरत ने भाप छोड़ती चाय का प्याला मेरे सामने रखा और कमरे से बाहर निकल गई। वो खाली पैर थी, इसलिए उसके चलने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं बैठा और कड़क काली चाय पीने लगा। आखिरकार वहीद ने उस बेचैनी भरी खामोशी को तोड़ा। तो आप अफ़गानिस्तान किस लिए लौटे हैं? सब लोग अफ़गानिस्तान किसके लिए लौटते हैं प्यारे भाई, फरीद ने कहा। उसने मुझ पर हिकारत भरी नज़र टिकाए रखी। बस? वहीद ने हैरानी से कहा। हमेशा एक ही तो बात होती है, ये ज़मीन बेचो, वो घर बेचो, पैसे वसूलो और चूहे की तरह भाग जाओ, अमेरिका लौटो और मेक्सिको में परिवार के साथ छुट्टियां बिताओ। फरीद, वहीद गरजा। उसके बच्चे और यहाँ तक कि फरीद भी थोड़े घबरा गए। क्या तुम तहजीब भूल गए हो? ये मेरा घर है। आमिर आगा आज मेरे मेहमान हैं और मैं तुम्हें उनकी इस तरह तौहीन करने की इजाज़त नहीं दूंगा। फरीद ने अपना मुंह खोला। वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन फिर कुछ सोचकर कुछ भी नहीं कहा। वो दीवार से टिक कर लेट गया। उसने अपना अपाहिज पाँव दूसरे अच्छे वाले पाँव पर रखते हुए बुदबुदा कर कुछ कहा। मुझ पर इल्ज़ाम लगाती उसकी आंखें मुझसे कभी नहीं हटी। माफ़ कर दीजिए आमिर आगा, बचपन से ही मेरे भाई की जवान इसके दिमाग से 2 कदम आगे रहती है, वहीद ने कहा। ये मेरी गलती है सच में, मैंने कहा। मैंने फरीद की तीखी नज़रों के भीतर मुस्कुराने की कोशिश की।
मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मुझे यहाँ अफ़गानिस्तान में अपने काम के बारे में उसे बता देना चाहिए था। मैं यहाँ जायदाद बेचने नहीं आया हूँ। मैं एक लड़के को खोजने काबुल जा रहा हूँ। लड़का? वहीद ने दोहराया। हाँ। मैंने अपनी शर्ट की जेब से पोलराइड फ़ोटो को निकाला। फिर से हसन की तस्वीर देखकर उसकी मौत का जख्म हरा हो गया। मुझे उस पर से अपनी नज़रें हटानी पड़ी। मैंने उसे वहीद को थमा दिया। उसने फ़ोटो को देखा। इसके बाद उसने मुझे और फिर फ़ोटो को देखा। ये लड़का? मैंने सर हिलाया। हज़ारा लड़का? हाँ। ये आपका क्या लगता है? उसका अब्बा मेरा बहुत कुछ लगता था। फ़ोटो में वो आदमी वही है। वो अब मर चुका है। आपका दोस्त था? सहजता में मैं हाँ कहने वाला था, मानो भीतर से मैं भी बाबा के राज को छुपाना चाहता था, लेकिन पहले ही काफ़ी झूठ बोला जा चुका था। वो मेरा सौतेला भाई था, मैंने किसी तरह कह दिया। इसके बाद मैंने इसमें जोड़ते हुए कहा, मेरा नाजायज़ सौतेला भाई। मैंने चाय का प्याला घुमाया। मैं उसका हैंडल से खेलने लगा। मेरा इरादा आपका राज जानने का नहीं था। नहीं, तुम कोई राज नहीं ले रहे हो मुझसे, मैंने कहा। आप उसका क्या करेंगे? मैं उसे पेशेवर ले जाऊंगा। वहाँ उसकी देखभाल करने के लिए लोग हैं। वहीद ने फ़ोटो लौटा दिया और अपना मोटा हाथ मेरे कंधे पर रखा। आप एक इज़्ज़त वाले आदमी हैं आमिर आगा, सच्चे अफ़गानी। और मैं भीतर ही भीतर सुकड़ गया। आज की रात आपको घर में पाकर मुझे नाज है, वहीद ने कहा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और फ़रीद को एक नज़र देखा। अब वो नज़र नीचे के पुआल की चटाई के फटे हुए किनारों से खेल रहा था। कुछ समय बाद मरियम और उसकी अम्मी सब्जी के शोरबे के 2 प्याले और रोटी के 2 टुकड़े लाईं। हमें दुख है, हम आपको गोश्त नहीं खिला पा रहे हैं। अब केवल तालिबान ही गोश्त खा सकते हैं, वाहिद ने बड़े ही शर्माते हुए कहा। ये तो बहुत बढ़िया खाना है, मैंने कहा। मैंने ऐसा किया भी। मैंने उन्हें और बच्चों को भी खाने पर बुलाया, लेकिन वहीद ने बताया कि परिवार के दूसरे लोगों ने हमारे आने से पहले ही खाना खा लिया था। फ़रीद और मैंने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और शोरबे में रोटियां डुबोते हुए अपने हाथों से खाना खाया। खाते हुए मैंने गौर किया कि वहीद के लड़के मेरी डिजिटल घड़ी को चोरी छुपे देख रहे थे। वो तीनों ही दुबले पतले थे। उनके चेहरों पर गर्द लगी हुई थी। उनके बाल छोटे छोटे कटे हुए थे। छोटे वाले भाई ने अपने भाई के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। भाई ने सर हिलाया। उसने मेरी घड़ी से नज़र नहीं हटाई। सबसे बड़ा लड़का आगे पीछे डोल रहा था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसकी उम्र 12 के आसपास होगी। उसकी नज़र मेरी घड़ी से चिपकी हुई थी। खाने के बाद मरियम ने मिट्टी के एक बर्तन से पानी गिराकर मेरा हाथ धुलाया। मैंने वहीद से उन बच्चों को एक हदिया यानी तोहफ़ा देने की इजाज़त मांगी। उसने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने ज़िद की तो हिचकते हुए उसने हाँ कह दी। मैंने अपनी घड़ी खोली और उन तीनों में सबसे छोटे को दे दी। उसने शर्माते हुए कहा, तशक्कुर। ये दुनिया के किसी भी शहर का वक्त बताती है, मैंने उन्हें बताया। बच्चों ने अपने सर हिलाए। वो एक दूसरे को घड़ी दे रहे थे और हर कोई उसे पहन कर देख रहा था। लेकिन जल्दी ही उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई और घड़ी पुआल की चटाई पर पड़ी हुई थी। आप मुझे बता सकते थे, फ़रीद ने बाद में मुझसे कहा। हम दोनों पुआल की चटाई पर पास पास लेटे हुए थे। वहीद की बीवी ने ये चटाई हमारे लिए बिछाई थी। क्या बताता कि आप अफ़गानिस्तान क्यों आए हैं? उसकी आवाज़ का वो रूखापन ख़त्म हो गया था और जो मैं उससे मिलने के बाद से सुनता आ रहा था। तुमने पूछा ही नहीं था। आपको बताना चाहिए था। तुमने पूछा ही नहीं था। उसने चेहरा मेरी तरफ घुमाया। अपने हाथ को उसने अपने सर के नीचे मोड़कर रखा। शायद ये लड़का खोजने में मैं आपकी मदद करता। शुक्रिया फ़रीद। अंदाज़ा लगा लेना मेरी गलती थी। तुम फिक्र मत करो। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम सही कह रहे थे। उसके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। उस खुरदरी रस्सी की वजह से उसकी कलाइयाँ कट रही थीं। उसकी आंखों पर काला कपड़ा बंधा था। वो ठहरे हुए पानी वाले गटर के पास सड़क पर घुटनों के बल झुका हुआ था। उसका सर कंधों के बीच में लटक रहा था। उसके घुटने सख्त फर्श पर घिसट रहे थे और जब वो गिड़गिड़ाने के लिए हिलता तो उसकी पैंट से खून बहने लगता। दोपहर बीत चुकी थी और उसकी लंबी परछाई बजरी पर आगे पीछे डोल रही थी। वो होठों ही होठों में कुछ बुदबुदा रहा था। मैं नज़दीक आया।
1000 बार उसने बुदबुदाते हुए कहा, आपके लिए 1000 बार। वो आगे पीछे हिला। उसने अपना चेहरा उठाया। मैंने उसके ऊपरी होठ पर जख्म का एक फीका निशान देखा। हम अकेले नहीं थे। सबसे पहले मैंने राइफल की नली देखी। इसके बाद उस आदमी को देखा जो उसके पीछे खड़ा था। वो लंबा था। उसने हेरिंग बोन बंडी और काली पगड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखों पर उसने आंखों पर पट्टी बंधे हुए उस आदमी को देखा। उसकी आंखों में खोर जैसा खालीपन था। वो एक कदम पीछे हटा और नली उठाई और उसे उसने झुके हुए आदमी के पीछे पीठ पर सटाया। एक पल को फीकी पड़ती धूप लोहे पर चमकी। राइफल से बहरी कर देने वाली गरज निकली। मैंने बंदूक की नली पर से होते हुए निगाह ऊपर को उठाई। नली से निकले लहराते हुए धुएं के पीछे मैंने उस चेहरे को देखा। हेरिंग बोन बंडी पहने हुए वो आदमी मैं ही हूँ। अपने गले में घुटी हुई एक चीख के साथ मैं जग पड़ा। मैंने बाहर कदम रखा। मैं आधे चांद की रोशनी में खड़ा तारों भरे आकाश को देख रहा था। हल्के अंधेरे में झिंगुर गा रहे थे और हवा पेड़ों को हिलाते हुए बह रही थी। मेरे खाली पैरों के नीचे ज़मीन ठंडी थी और अचानक सरहद पार करने के बाद पहली बार मुझे लगा कि मैं लौट आया हूँ। इन सारे सालों के बाद मैं फिर से घर में अपने पुरखों की मिट्टी पर खड़ा हूँ। ये वही ज़मीन है जिस पर अपने मरने से 1 साल पहले मैं परदादा ने तीसरी शादी की थी। वो 1915 में हैजे से मरे थे, जिसने महामारी के रूप में पूरे काबुल को चपेट में ले लिया था। उनकी तीसरी बीवी ने उन्हें बेटा दिया, जो उनकी पहली 2 बीवियां नहीं दे पाई थी। ये वही मिट्टी है जहाँ मेरे दादा बादशाह नादिर शाह के साथ शिकार पर गए थे और एक भालू मारकर लाए थे। मेरी अम्मी इसी मिट्टी में मरी और इसी मिट्टी पर मैं अपने अब्बा के प्यार के लिए तरसा। मैं घर की मिट्टी की दीवार से लगकर बैठ गया। मैंने इस मिट्टी से अचानक जो पुराना लगाव महसूस किया, उससे मुझे हैरानी हुई। भूलने और भुलाए जाने लायक काफ़ी लंबा समय बीत गया था। अब मेरा घर उस ज़मीन पर है जो मेरी पीठ से लगी इस दीवार के दूसरी तरफ सोए लोगों को शायद एक दूसरी दुनिया ही लगे। मुझे लगता था कि मैं इस ज़मीन को भूल चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं भूला था। और चांद की सफ़ेद रोशनी में मैं अफ़गानिस्तान को अपने पाँवों के नीचे गुनगुनाते हुए महसूस कर रहा था। शायद अफ़गानिस्तान ने भी मुझे ना भुलाया हो। मैंने पश्चिम की तरफ देखा और हैरान हो गया। उन पहाड़ों के पार अब भी कहीं काबुल मौजूद है। ये सचमुच मौजूद है, महज एक पुरानी याद की शक्ल में नहीं, और ना ही सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के 15वें पन्ने पर द एसोसिएटेड प्रेस की खबर की सुर्खियों की शक्ल में। उन पहाड़ों के पार कहीं पश्चिम में वो शहर सो रहा है जहाँ मेरे कटे हुए होठों वाले भाई और मैंने पतंगें लूटी थी। वहीं कहीं मेरे सपनों में आंखों पर पट्टियां बंधे हुए दिखे उस आदमी ने एक बेमतलब की मौत पाई थी। उन्हीं पहाड़ों के पार एक बार मैंने एक चुनाव किया था और अब 4 सदी के बाद वही चुनाव मुझे इस मिट्टी पर वापस ले आया है। मैं भीतर जाने ही वाला था कि मैंने घर के भीतर से आती आवाज़ें सुनी। मैंने वहीद की आवाज़ पहचान ली। बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा। हम भूखे हैं, लेकिन हम जंगली नहीं हैं। वो एक मेहमान है, मैं आखिर क्या करता, उसने तनाव भरी आवाज़ में कहा। सुबह कुछ खोजने के लिए, उसने करीब रोते रोते हुए कहा। मैं क्या खिलाऊं? मैं पंजों के बल चलता हुआ दूर हट गया। मैं अब समझ गया था कि बच्चों ने घड़ी में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई थी। उन्होंने घड़ी को घूरना तक बंद कर दिया था। वो मेरे खाने को घूर रहे थे। हमने अगले दिन खूब सुबह सबको विदा कहा। लैंड क्रूज़र पर चढ़ने के ठीक पहले मैंने वहीद को उनकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने अपने पीछे के छोटे से घर की ओर इशारा किया। ये आपका ही घर है, उन्होंने कहा। दरवाजे पर खड़े उनके 3 बेटे हमें देख रहे थे। सबसे छोटे लड़के ने घड़ी पहन रखी थी। वो उसकी पतली सी कलाई में लटकी हुई थी। मैंने दूर जाते हुए साइड व्यू मिरर पर नज़र डाली। वहीद हमारी गाड़ी से उड़ी धूल के बादल के बीच अपने बच्चों से घिरे हुए खड़े थे। मैंने ये सोचा कि उस दूसरी दुनिया में बच्चे इतने भूखे नहीं रहे होते कि कार के पीछे दौड़ते हुए ना आ सकें।
उस सुबह तड़के ही मैंने ये पक्का कर लेने के बाद कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, एक काम किया। यही काम मैंने 26 साल पहले भी किया था। मैंने मुट्ठी भर मुड़े तुड़े रुपए चटाई के नीचे रख दिए थे। फरीद ने मुझे सावधान किया था, उसने किया था, लेकिन पता लगा कि उसने बेकार ही मेहनत की थी। हम जलालाबाद से काबुल जाने वाली गड्ढों भरी सड़क पर जा रहे थे। आखिरी बार मैंने इस सड़क पर तिलपार से ढके हुए एक ट्रक में सफ़र किया था। जब मैं इसकी उल्टी तरफ जा रहा था तब बाबा एक गाने वाले धुत रूसी फौजी की गोली खाने को तैयार हो गए थे। उस रात बाबा ने मुझे पागल करके छोड़ा था। उन्होंने मुझे इतना डराया था और आखिर में मुझे गर्व से भर दिया था। काबुल और जलालाबाद के बीच का सफ़र हड्डियों को हिला देने वाला था। हम चट्टानों के बीच से डगमगाते हुए रेंगते चलते थे। अब ये सड़क उसका अवशेष ही रह गई थी, 2 जंगों का अवशेष। 20 साल पहले मैंने पहली जंग अपनी आंखों से देखी थी। उसकी याद दिलाने वाली मनहूस चीज़ें सड़क के दोनों तरफ बिखरी हुई थीं। पुरानी सोवियत तोपों के ढांचे, जंग खाते हुए उल्टे पड़े फौजी ट्रक, पहाड़ी ढलान पर उल्टी पड़ी टूटी हुई रूसी जीप। दूसरी जंग मैंने अपनी टीवी पर देखी थी और मैं इसे फरीद की आंखों से देख रहा था। टूटी हुई सड़क के गड्ढों से बचने के लिए सहजता से गाड़ी को मोड़ रहा ये फरीद भी कुछ है। वो रात भर वहीद के घर में ठहरने के बाद से अधिक बातूनी हो गया है। उसने मुझे पैसेंजर सीट पर बिठा दिया है और बातें करते हुए वो मुझे देखता है। वो 1 या 2 बार मुस्कुराया भी है। अपने अपाहिज हाथों के साथ स्टीयरिंग को बखूबी संभाले हुए वो सड़क के किनारे एक गांव की तरफ इशारा करता है। मिट्टी के घरों वाले इस गांव में सालों पहले उसके जान पहचान के लोग थे। उसने बताया कि उनमें से अधिकतर या तो अब मर चुके हैं या फिर पाकिस्तान के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, और मर गए लोग नसीब वाले होते हैं, वो कहता है। उसने एक छोटे से गांव के गिरे पड़े जले हुए अवशेषों को दिखाया। वहाँ बस अब काली नंगी दीवारें बची थीं। मैंने दीवारों के बीच में एक कुत्ते को सोते हुए देखा। वहाँ मेरा कभी एक दोस्त रहता था। वो साइकिल का अच्छा मिस्त्री था, तबला भी बहुत अच्छा बजाता था। तालिबान ने उसे और उसके परिवार को मार डाला और गांव को जला दिया। हमने उस जले हुए गांव को पीछे छोड़ दिया। कुत्ता बिना हिले डुले वहीं पड़ा था। पुराने दिनों में जलालाबाद से काबुल जाने में 2 घंटे लगते थे। हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा लगते हों। इस बार मुझे और फरीद को काबुल पहुंचने में 4 घंटों से ज़्यादा वक्त लगा, और जब हम पहुंचे फरीद ने मुझे माहीपुर बांध पार करते हुए सावधान कर दिया था। काबुल वैसा ही नहीं है जैसा आप उसको याद करते हैं आगा साहब, उसने कहा। ऐसा सुना है मैंने। फरीद ने मुझे ऐसे देखा मानो कह रहा हो कि सुनना और देखना एक ही बात नहीं है, और वो सही था, क्योंकि जब काबुल आखिरकार हमारे सामने आया तो उसे देखकर मुझे पक्के तौर पर लगा कि फरीद रास्ता भूलकर गलत राह पर चला आया है। फरीद ने भी मेरे बेवकूफ़ी भरे भाव ज़रूर देखे होंगे। लंबे समय तक काबुल से बाहर रहे लोगों को काबुल लाते ले जाते हुए वो ऐसे भावों को पहचानना सीख गया होगा। उसने मेरे कंधे थपथपाए। वापसी मुबारक हो, उसने थोड़ी चिड़चिड़ी आवाज़ में कहा। मलबा और भिकमंगी, मैंने जिधर भी नज़र दौड़ाई यही देखा। मुझे याद है कि पुराने दिनों में भी भिकमंगे थे। बाबा केवल भिकमंगों के लिए अपनी एक जेब में मुट्ठी भर अफ़गानी नोट लेकर चलते थे। मैंने उन्हें कभी किसी भिकमंगे को इनकार करते हुए नहीं देखा, लेकिन अब वो हर एक नुक्कड़ पर बैठे हुए थे। वो टाट के चीथड़ों में लिपटे हुए थे और अपने कीचड़ में सने हाथ सिक्कों के लिए उठाते हुए थे, और अधिकतर भिकमंगे बच्चे थे, पतले और भयानक चेहरे वाले। उनमें से कुछ तो 5 या 6 साल से अधिक के भी नहीं होंगे। वो भीड़ भरे नुक्कड़ के पास गटरों के किनारे बुलके में लिपटी अपनी माँओं की गोद में बैठे थे, बख्शीश और बख्शीश चिल्ला रहे थे। और तभी मैंने एक बात पर गौर किया, एक ऐसी बात जिस पर मैंने अब तक गौर नहीं किया था। उनमें से शायद ही कोई किसी बड़े मर्द के साथ बैठा था। जंगें अफ़गानिस्तानी बापों को खा गई थीं। हम पश्चिम की तरफ कारते सेह जिले की ओर जा रहे थे। मुझे याद था कि कारते सेह को जाने वाली जाधे मेवाड़ 70 के दशक में सबसे बड़ी सड़क थी। हमारे ठीक उत्तर में पूरी तरह सूखी हुई काबुल नदी थी। दक्षिण की पहाड़ियों पर टूटी हुई शहर पनाह दीवार थी। इसके ठीक पूरब में बाला हिसार किला था।
इस बहुत पुराने किले को जंगीर सरदार दोस्तम ने 1992 में दखल किया था। ये किला शीर दरवाज़ा पहाड़ी पर था। इन्हीं पहाड़ों से मुजाहिदीन काबुल पर 1992 से 1996 के बीच रॉकेट बरसाते थे। इन रॉकेट्स ने जितना नुकसान पहुंचाया था, अब उसका असर बहुत कम दिखाई देता है। शीर दरवाज़ा की पहाड़ियाँ पश्चिम में दूर तक चली गई हैं। मुझे याद है कि इन्हीं पहाड़ियों से हर रोज़ दोपहर का ऐलान करने के लिए गोले दागे जाते थे। यहीं पर रमज़ान के महीने में शाम को रोज़े तोड़ने के लिए गोले दागे जाते थे। उन दिनों आप तोप की गरज पूरे शहर में कहीं भी सुन सकते थे। जब मैं छोटा था तो मैं यहाँ जादे मेवाड़ में आया करता था। मैं बुदबुदाया। यहाँ दुकानें और होटल हुआ करते थे, नियॉन लाइट्स थी, रेस्टोरेंट थे। मैं सैफो नाम के एक बूढ़े आदमी से यहाँ से पतंगे खरीदता था। पुराने पुलिस सदर दफ्तर के पास वो एक छोटी सी दुकान चलाता था। पुलिस का सदर दफ्तर तो अब भी है, शहर में पुलिस की कमी नहीं, लेकिन अब आपको जादे मेवाड़ या काबुल में कहीं भी पतंग या पतंग की दुकानें नहीं मिलेंगी। हाँ, वो दिन अब चले गए। जादे मेवाड़ अब रेत के किले के रूप में बदल गया था। जो इमारतें पूरी तरह नहीं गिरी थी वो नंगी खड़ी थीं। रॉकेटों के धमाकों में उनकी छतें गिर गई थीं और दीवारों में गड्ढे पड़ गए थे। पूरे के पूरे ब्लॉक मलबे में बदल गए थे। पत्थरों के ढेर के बीच मैंने एंगल पर लगे आधे गड़े एक बोर्ड को देखा। उस पर लिखा था पिए कोका को। मैंने बच्चों को बिना खिड़कियों वाली इमारतों के खंडरों में खेलते देखा। वहाँ ईंट पत्थरों की नुकीली खुंटियाँ पड़ी थीं। साइकिल सवार और गाड़ियाँ खींचते खच्चर बच्चों, आवारा कुत्तों और मलबों के ढेर के बीच मुड़ते हुए रास्ता बना रहे थे। धूल का एक अंबार शहर के ऊपर मंडरा रहा था। नदी के उस पार धुएं की एक लकीर आसमान में उड़ रही थी। पेड़ कहाँ हैं? मैंने पूछा। लोगों ने उन्हें सर्दियों में जलाने के लिए काट लिए। रूसियों ने भी बहुत सारे काट डाले। क्यों? उन्हें निशाना बनाने वाले निशानेबाज उनमें छुप जाते थे। एक उदासी मुझ पर छा गई। मुझे काबुल लौटकर ऐसा लग रहा था कि मैं अपने एक पुराने भूले हुए दोस्त से मिलने आया हूँ, और यहाँ आकर मैं देखता हूँ कि ज़िंदगी उस पर मेहरबान नहीं रही थी। मेरा दोस्त अब बेघर और लुटा पिटा रह गया है। मेरे अब्बा ने यहाँ से दक्षिण में पुराने शहर कोहना में एक यतीम खाना बनवाया था। मुझे याद है, उसे कुछ साल पहले गिरा दिया गया। क्या तुम वहाँ गाड़ी रोकोगे? मैं वहाँ जल्दी से घूम कर आना चाहता हूँ। फरीद ने गाड़ी को एक छोटी सी पिछली गली में किनारे पर रोका। वहीं पास में एक बिना दरवाजे की जर्जर और वीरान इमारत थी। ये पहले एक दवा की दुकान थी। ट्रक से निकलते हुए मैंने कहा, और फरीद कुछ बुदबुदाया। हम चलते हुए जादे मेवाड़ की तरफ लौटे और दाईं तरफ मुड़ने के बाद सीधे पश्चिम की तरफ आगे बढ़े। ये गंध कैसी है? जाने क्यों मेरी आंखें गीली हो रही थी। डीजल। शहर के जनरेटर हमेशा ख़राब रहते हैं और बिजली का कोई भरोसा नहीं, इसलिए लोग डीजल इंजनों का इस्तेमाल करते हैं। डीजल? याद है पुराने दिनों में इस सड़क पर किसकी खुशबू भरी रहती थी? कबाब, भेड़ का कबाब। भेड़। फरीद ने मुंह में इस शब्द का जायका लेते हुए कहा। अब काबुल में केवल तालिबान ही भेड़ खा सकते हैं। उसने मेरी आस्तीन खींची। हम जिनकी बात कर रहे हैं। एक गाड़ी हमारी तरफ आ रही थी। दाढ़ी गश्ती, फरीद बुदबुदाया। और पहली बार मैंने तालिबान को देखा। मैंने उन्हें टीवी पर, इंटरनेट पर, पत्रिकाओं के कवर पर और अखबारों में देखा था, लेकिन यहाँ मैं उनसे 50 फुट से भी कम दूरी पर था। मैं डर नहीं रहा था और ना ही मेरी पेशियाँ काँप रही थी और ना मेरा दिल मेरे मुंह को आ रहा था। तालिबान वहाँ मौजूद थे अपने पूरे जलवे के साथ। हम खड़े रहे और वो लाल टोयोटा पिकअप ट्रक हमें पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे गुजरी। कुछ सख्त चेहरे वाले नौजवान गाड़ी में अपने रानों पर बैठे हुए थे। उनके कंधों पर कलाशनिकोव लटक रही थी। उन सब की दाढ़ियाँ थीं और सब ने काली पगड़ी पहन रखी थी। उनमें से एक करीब 20 साल का काली रंगत वाला आदमी था। घनी भौहों वाला वो आदमी अपने हाथ में एक चाबुक नचा रहा था और ट्रक की बगल में उसे एक लय से पटक रहा था। उसकी घूमती हुई आंखें मुझ पर आकर टिक गईं। उन्होंने मेरी आंखों में घूरा।
मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद को इतना नंगा कभी महसूस नहीं किया था। इसके बाद तालिम ने खानी में सना थूक फेंका और दूसरी तरफ देखने लगा। मेरी सांस में सांस आई और अपने पीछे धूल के बादल उड़ाता हुआ ट्रक जाधे मेवाड़ की तरफ सरकने लगा। आपको क्या परेशानी है? फरीद फुफकारते हुए बोला। क्या हुआ? उन्हें घूरिए भी नहीं, समझे आप? कभी नहीं। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। आपका दोस्त बिल्कुल ठीक कहते हैं आगा, आपने उन पागल कुत्तों को उकसा दिया होता, किसी ने कहा। एक नई आवाज़ एक बूढ़े भिखमंगे की थी। वो गोलियों के निशान वाली इमारत की सीढ़ियों पर खाली पांव बैठा हुआ था। उसने एक तार चापन पहन रखी थी जिसकी धज्जियाँ उड़ने लगी थीं। सर पर उसने धूल सनी पगड़ी पहन रखी थी। उसकी बाईं आंख की जगह एक खाली गड्ढा था। गठिए के मारे हाथ से उसने उस तरफ इशारा किया जिधर लाल ट्रक गई थी। वे लोगों को देखते हुए चलते हैं। वो इस ताक में रहते हैं कि कोई उन्हें उकसाए। देर सबेर कोई ना कोई हमेशा उन्हें उकसाता है। इसके बाद कुत्ते दावत मनाते हैं और आखिरकार दिन भर की ऊब टूटती है और हर आदमी अल्लाह अकबर कहता है। जब कोई किसी तरह का कसूर नहीं भी करता तब भी हमेशा खून खराबा होता है, नहीं क्या? जब तालिम नज़दीक हों तो अपनी आंखें अपने पैरों पर झुका के रखिए, फरीद ने कहा। आपके दोस्त सही सलाह दे रहे हैं आपको आगा, बूढ़े भिखारी ने आवाज़ मिलाई। उसने खांसते हुए बलगम थूका, अपने धूल सने रुमाल से मुंह पोंछा। माफ़ कीजिएगा, लेकिन क्या आप मुझे कुछ अफ़गानी दे सकते हैं? उसने सांस खींचते हुए कहा। बस चलिए, फरीद ने अपनी बाहों से मुझे खींचते हुए कहा। मैंने उस बूढ़े को 1,00,000 अफ़गानी दिए। ये $3 के बराबर थे। जब वो पैसे लेने के लिए आगे की ओर झुका तो खट्टे दूध जैसी उसकी बदबू और कई हफ्तों से धोए नहीं गए उसके पाँव की गंध मेरी नाक में समाई। मुझे उबकाई जैसी आई। जल्दी से उसने पैसे अपनी कमर में खोसे। उसकी अकेली आंख इधर उधर फिर रही थी। आपकी मेहरबानी के लिए बहुत शुक्रिया आगा साहब। मुझे पता है कांटे से में यतीम खाना कहाँ पर है, मैंने कहा। उसे खोजना मुश्किल नहीं है, ये दारुल अमन सड़क से ठीक पश्चिम में है, उसने कहा। जब पुराने यतीम खाना पर रॉकेट गिर गया तो बच्चों को वहाँ ले जाया गया। ये ऐसा ही है जैसे किसी को शेर के पिंजरे से बचाकर बाघ के पिंजरे में डाल दिया जाए। शुक्रिया आगा, मैंने कहा। मैं जाने के लिए मुड़ा। ये पहली बार था ना? क्या चीज़? पहली बार आपने किसी तालिब को देखा? मैंने कुछ नहीं कहा। बूढ़े भिखारी ने सर हिलाया और मुस्कुराया। उसके थोड़े से बचे हुए दांत दिखे। वो सभी टेढ़े मेढ़े और पीले थे। मुझे याद है जब मैंने पहली बार उन्हें काबुल में चलते हुए देखा था। क्या खुशियों से भरा दिन था वो, उसने कहा। कत्लों का अंत, वाह वाह। लेकिन जैसा कि शायर कहता है, जब दिखता है मोहब्बत का अंत नहीं तभी शुरू होती हैं मुश्किलें। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। मैं ये गज़ल जानता हूँ, ये हाफिज़ की है। हाँ, ये उन्हीं की है असल में, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। मुझे ये जानना चाहिए। मैं इसे विश्वविद्यालय में पढ़ाता था। आप पढ़ाते थे? बूढ़े आदमी ने खांसा। 1958 से 1996 तक मैंने हाफिज़, ख़याम, रूमी, बेदिल, जामी और सादी को पढ़ाया। एक बार मुझे तेहरान में बतौर गेस्ट लेक्चरर भी बुलाया गया था। 1971 का साल था वो। मैंने सूफ़ी बेदिल पर एक लेक्चर दिया। मुझे याद है कि कैसे वो सब खड़े हो गए और उन्होंने तालियां बजाई। हाँ, उन्होंने अपना सर हिलाया। लेकिन आपने ट्रक में सवार उन लोगों को देखा? आपको क्या लगता है उनके लिए सूफ़ीवाद का क्या मोल है? मेरी अम्मी विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी, मैंने कहा। और क्या नाम था उनका? सूफिया अकरमी। उसकी मोतियाबिंद की मारी धुंधली आंखें चमक उठी। बंजर की खरपतवार जिंदा रहती है, लेकिन बसंत के फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। ऐसी लावण्य, ऐसी बड़प्पन, ऐसी त्रासदी। आप मेरी अम्मी को जानते थे? उस बूढ़े आदमी के सामने घुटनों के बल झुकते हुए मैंने कहा। हाँ, वाकई हम क्लास के बाद बैठकर बातें करते थे। आखिरी बार हमने जब बात की थी उस दिन बारिश हो रही थी।
वो दिन फाइनल परीक्षाओं के ठीक पहले के दिन थे। हमने बादाम का एक बहुत लजीज केक का टुकड़ा बांट कर खाया था। गरम चाय और शहद के एक साथ बादाम का केक। ज़ाहिर तौर पर वो उन दिनों पेट से थी, इस वजह से बहुत खूबसूरत लग रही थीं। उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा था मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊँगा। क्या? मेहरबानी करके बताइए। बाबा हमेशा अम्मी के बारे में मोटी मोटी बातें बताते थे। मिसाल के लिए वो एक महान औरत थी, लेकिन मुझे हमेशा बारीक ब्यौरों की तलाश रहती थी। किस तरह उनके बाल धूप में चमकते थे, उनकी पसंदीदा आइसक्रीम कौन सी थी, वो कौन सा गीत गुनगुनाना पसंद करती थी, क्या वो अपने नाखून कुरतरती थीं। बाबा अपने साथ उनकी यादें भी कब्र में लेते गए। शायद उनका नाम लेना उन्हें उनके कसूर की याद दिलाता हो, उस कसूर की जो उन्होंने उनकी मौत के ठीक बाद किया था। या ये भी हो सकता है कि उनका दुख इतना बड़ा हो, उनका दर्द इतना गहरा हो कि वो उनके बारे में बात करना बर्दाश्त नहीं कर सकते हों, या शायद दोनों ही बातें हों। उन्होंने कहा, मुझे डर लग रहा है। और मैंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं इतने ज़बरदस्त तरीके से खुश हूँ डॉक्टर रसूल, इस तरह खुश होना डराता है। तो मैंने पूछा, क्यों? तो उन्होंने कहा, वो आपको खुश रखते हैं क्योंकि वो आपसे कुछ छीनने की तैयारी कर रहे होते हैं। और मैंने कहा, अब बस कीजिए, बहुत हो गई ये बकवास। फरीद ने मेरी बाँह पकड़ी। हमें चलना चाहिए आमिर आगा, उसने नरमी से कहा। मैंने अपना हाथ खींच लिया। क्या कहा? फिर क्या कहा उन्होंने? बूढ़ा आदमी थोड़ा नरम दिखा। काश मुझे वो याद होता, लेकिन मुझे वो याद नहीं है। आपकी अम्मी को गुजरे एक अरसा बीत गया और मेरी याददाश्त इन इमारतों की तरह बिखर गई। मुझे अफसोस है, लेकिन कोई छोटी सी बात भी, कुछ भी। बूढ़ा मुस्कुराया। मैं याद करने की कोशिश करूँगा, और ये एक वादा है, आप लौटिएगा तो मुझे खोज लीजिएगा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार भी था। अब मैं जानता था कि मेरी अम्मी को शहद और गर्म चाय के साथ बादाम का केक पसंद था, कि उन्होंने एक बार ज़बरदस्त शब्द का इस्तेमाल किया था और वो अपनी खुशी को लेकर डरी हुई थी। मैंने अपनी अम्मी के बारे में सड़क पर इस बूढ़े आदमी के ज़रिए ज़्यादा जाना था। इतना कभी मैं अपने बाबा से भी नहीं जान सका था। ट्रक की तरफ वापस लौटते हुए हमने एक दूसरे से इस मामले में कोई बात नहीं की। जो आदमी अफ़गानिस्तान का नहीं है वो इस बात को एक नामुमकिन इत्तेफाक मानेगा कि सड़क का एक भिखमंगा मेरी अम्मी को जानता था, क्योंकि हम दोनों ही जानते थे कि अफ़गानिस्तान में और ख़ास कर काबुल में ऐसी बेतुकी बातें आम थी। बाबा कहते थे, दो अफ़गानों को लो जो कभी नहीं मिले हों, उन्हें एक कमरे में 10 मिनट के लिए बंद कर दो और वो पता लगा लेंगे कि वो आपस में रिश्तेदार हैं। हमने बूढ़े आदमी को इमारत की सीढ़ियों पर पीछे छोड़ दिया। मेरा इरादा उनकी बात को मान लेने और उनके पास वापस आने का था। मैं ये देखना चाहता था कि क्या उन्होंने मेरी अम्मी के बारे में कुछ और कहानियाँ जहन के मलबे से खोद निकाली हैं, लेकिन मैं उन्हें दोबारा नहीं देख सका। हमें नया यतीम खाना कारते सेह के उत्तरी हिस्से में मिला। ये सूखी हुई काबुल नदी के किनारे बना हुआ था। ये एक सपाट बैरकनुमा इमारत थी जिसमें दीवारों में लकड़ी के पटरे लगाकर उन्हें बांटा गया था। खिड़कियों में भी पटरे लगे हुए थे। फरीद ने मुझे कारते से आते हुए बताया था कि जंग में काबुल में सबसे अधिक ये मोहल्ला उजड़ा था। जब हमने ट्रक से बाहर कदम रखे तो इसके अपार सबूत हमारे सामने थे। गड्ढेदार सड़कों के दोनों किनारों पर धमाकों में गिरी इमारतों के खंडर और वीरान पड़े मकान थे। हम एक उल्टी हुई कार के जंग लगे ढांचे के पास से गुजरे। टूटे हुए पर्दे वाला एक टीवी मलबे में दबा हुआ था। एक दीवार पर काले रंग के स्प्रे से तालिबान जिंदाबाद लिखा हुआ था। जिस आदमी ने दरवाज़ा खोला वो छोटे कद का दुबला और गंजा आदमी था। उसकी झबरी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे थे। उसने ऊनी जैकेट, सर पर टोपी पहन रखी थी। एक टूटे हुए शीशे वाला चश्मा उसकी नाक पर टिका हुआ था। शीशे के पार काली मटर जैसी उसकी आंखें, छोटी सी आंखें मुझ पर और फरीद पर मंडरा रही थी। सलाम अलैकुम, उसने कहा। अस्सलाम अलैकुम, मैंने कहा। मैंने उसे पोलराइड दिखाया। हम इस लड़के को खोज रहे हैं। उसने सरसरी नज़र से फ़ोटो देखा। मुझे अफसोस है, मैंने इसे कभी नहीं देखा। आपने इस फ़ोटो को ठीक से देखा तक नहीं दोस्त, आप थोड़े नज़दीक से क्यों नहीं देखते? फरीद ने कहा। मेहरबानी कीजिए।
दरवाजे के पार खड़े उस आदमी ने फ़ोटो ले ली, उसे देखा, फिर उसने मुझे वापस लौटा दिया। ना, माफ़ करिए, मैं बस इस इरादे से रह रहे हर एक बच्चे के बारे में जानता हूँ। ये जाना पहचाना नहीं दिख रहा। अब अगर आप इजाज़त दें तो मुझे और भी काम करने हैं। उसने दरवाज़ा बंद करके चटकनी चढ़ा दी। मैंने उंगलियों से दरवाज़ा खटखटाया। आगा, आगा, मेहरबानी करके दरवाज़ा खोलिए। हमारा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मैंने आपको बताया वो यहाँ नहीं है, आप मेहरबानी करके चले जाइए। दूसरी तरफ से उसकी आवाज़ आई। फरीद दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने अपना माथा उस पर टिका दिया। दोस्त, हम तालिबान के साथ नहीं हैं, उसने नीचे और सतर्क आवाज़ में कहा। मेरे साथ का यह आदमी उस बच्चे को एक महफूज जगह पर ले जाना चाहता है। मैं पेशावर से आया हूँ, मैंने कहा। मेरे एक अच्छे दोस्त एक अमेरिकी जोड़े को जानते हैं जो बच्चों के लिए एक खैराती घर चलाते हैं। मैंने महसूस किया कि वो आदमी दरवाजे के दूसरी तरफ मौजूद है। मैंने महसूस किया कि वो वहाँ खड़ा है और हमारी बातें सुनते हुए ऊहापोह में है। वो शक और उम्मीद के बीच झूल रहा है। देखिए, मैं सोहराब के अब्बा को जानता था। उनका नाम हसन था। उसकी अम्मी का नाम फरजाना था। वो अपनी दादी को सासा कहता था। उससे पढ़ना लिखना आता है। वो गुलेल बहुत अच्छी चलाता है। इस बच्चे के लिए उम्मीद है आगा साहब, एक रास्ता है, मेहरबानी करके दरवाज़ा खोल दीजिए। दूसरी तरफ केवल खामोशी थी। मैं उसका सौतेला चाचा हूँ। एक पल गुजरा। इसके बाद ताले में चाबी घूमी। उस आदमी का पतला चेहरा फाँक में से झाँका। उसने मुझे और फिर फरीद को देखा। आपने एक चीज़ गलत बताई। क्या? वो गुलेल चलाने में अच्छा नहीं, माहिर है। मैं मुस्कुराया। उसे उस चीज़ से अलग नहीं किया जा सकता। वो जहाँ भी जाता है उस गुलेल को अपनी पैंट की कमर में खोस के रखता है। जो आदमी हमें भीतर ले आया था उसने अपना नाम जमान बताया। वो यतीम खाने का नाजिम यानी देख रेख करने वाला था। मैं आपको अपने दफ्तर में ले चलता हूँ, उसने कहा। हम उसके पीछे पीछे चले। धीमी रोशनी वाले उस गंदे से गलियारे में बच्चे फटे हुए स्वेटर पहने नंगे पांव इधर उधर फिर रहे थे। हमारे पीछे के कमरों में केवल चटाई बिछी थी और खिड़कियों को प्लास्टिक की चादरें लगाकर बंद किया गया था। बिना चटाइयों वाले लोहे की चारपाइयाँ कमरों में भरी हुई थी। यहाँ कितने यतीम रहते हैं? फरीद ने पूछा। हमारे पास जितनी ज़्यादा जगह है उससे बहुत ज़्यादा, करीब 250। जमान ने कंधे एक तरफ किए। लेकिन वो सारे यतीम नहीं हैं। उनमें से अनेकों ने जंग में अपने बाप खो दिए हैं। उनकी माएँ उन्हें खाना नहीं दिला सकती, उन्हें अच्छा कपड़ा नहीं दे सकती और तालिबान उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं देते। इसलिए वो अपने बच्चों को यहाँ पहुँचा जाती हैं। उसने अफसोस से उनकी तरफ इशारा करते हुए हाथ लहराया। ये जगह सड़क से अच्छी है लेकिन बहुत बेहतर नहीं। ये इमारत रहने के लिए नहीं बनाई गई थी। ये दरियों का गोदाम थी। इसलिए यहाँ पानी गर्म करने के लिए हीटर नहीं है और उन्होंने कुओं को भी सूख जाने दिया है। उसने अपनी आवाज़ बहुत धीमी कर ली। मैंने कितनी बार तालिबान से नए कुएं खोदने के लिए पैसे मांगे, ये मुझे भी याद नहीं। वो बस अपनी तस्बीहें फेरते रहते हैं और मुझसे बोले कि पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। वो नाक से हंसा। उसने दीवार से लगे बिस्तरों की एक कतार की तरफ इशारा किया। हमारे पास काफ़ी बिस्तर नहीं है, ना ही बिस्तरों के लिए काफ़ी गद्दे हैं। इससे भी बुरा ये है कि हमारे पास कंबल भी नहीं है। उसने हमें एक लड़की को दिखाया जो 2 और बच्चों के साथ रस्सी कूद रही थी। आप इस लड़की को देख पा रहे हैं? पिछली सर्दियों में बच्चों को मिल रहे कंबल ओढ़ने पड़ते थे। इसका भाई ठंड से मर गया। वो आगे कहता रहा। पिछली बार जब मैंने जांच की थी तो हमारे गोदाम में महीने भर से भी कम का चावल बचा था और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो बच्चे नाश्ते और रात के खाने में चाय और रोटी खाएंगे। मैंने गौर किया कि दोपहर के खाने का कोई जिक्र नहीं था। वो रुका और मेरी तरफ मुड़ा। यहाँ बहुत कम जगह है, खाना करीब करीब नहीं है, कपड़े भी नहीं है, साफ पानी भी नहीं है, लेकिन यहाँ बच्चे भारी तादाद में हैं जिन्होंने अपना बचपन खो दिया है। हमने अपनी औकात से ज़्यादा बच्चे भर लिए हैं और हर दिन मैं उन माँओं को लौटाता हूँ जो अपने बच्चे लेकर यहाँ आती हैं। वो एक कदम मेरी ओर बढ़ा। आप कहते हैं कि सोहराब के लिए आप उम्मीद है? मैं दुआ करता हूँ आप झूठ नहीं बोल रहे होंगे आगा, लेकिन शायद आपने बहुत देर कर दी है। आपका मतलब क्या है?
जमान ने नज़रें फेर ली। मेरे पीछे आइए। दरार पड़ी 4 नंगी दीवारें, फर्श पर एक चटाई, एक टेबल और 2 मुड़ने वाली कुर्सियाँ। निज़ाम का दफ्तर बस यही था। जब मैं और जमान बैठे तो मैंने देखा कि एक भूरे चूहे ने दीवार में एक छेद के भीतर से सर निकाला और कमरे में चक्कर लगाने लगा। जब वो मेरे जूते सूंघने लगा तो मैं सिकुड़ गया। इसके बाद उसने जमान के जूते सूंघे और खुले दरवाजे से होकर तेज़ी से भाग गया। इससे आपका मतलब क्या है कि बहुत देर हो गई? क्या आप थोड़ी चाय लेना पसंद करेंगे? मैं बनवा सकता हूँ। नहीं शुक्रिया, इसके बजाय मैं बात करना पसंद करूँगा। जमान अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। उन्होंने अपना हाथ सीने पर बांध दिया। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छी बात नहीं है। ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए और बेशक सोहराब के लिए भी, अगर उसके लिए पहले ही बहुत देर नहीं हो गई होगी तो। मैं जानना चाहता हूँ। उसने सर हिलाया। जैसा आप कहें, लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप अपने भतीजे को खोजने के लिए कितने बेताब हैं और क्या कर सकते हैं? मैंने याद किया कि किस तरह हम बचपन में सड़कों पर झगड़ों में घिर जाते थे। हर बार हसन मेरी तरफ से लड़ता, कभी वो 2 से अकेले लड़ता, कभी 3 से। मैं घबराते हुए बस देखता। मैं बीच में कूदना चाहता लेकिन हमेशा रुक जाता। मुझे कोई चीज़ रोक लेती। मैंने गलियारे की तरफ देखा। मैंने कुछ बच्चों के एक झुंड को देखा जो एक घेरे में नाच रहे थे। एक छोटी सी बच्ची एक फटी पुरानी चटाई पर बैठी दिख रही थी। उसका बायां पैर घुटने के नीचे कटा हुआ था। वो दूसरे बच्चों के साथ मुस्कुरा रही थी और तालियां बजा रही थी। मैंने देखा कि फरीद भी बच्चों को देख रहा था। उसका अपाइज हाथ उसके बगल में लटक रहा था। मुझे वहीद के बच्चों की याद आ गई। मुझे कुछ महसूस हुआ। मैं बिना सोहराब को खोजे अफ़गानिस्तान से नहीं लौटूंगा। मुझे बताइए कि वो कहाँ है। जमान की निगाह मुझ पर टिकी रही। इसके बाद उसने सर हिलाया। उसने एक पेंसिल उठाई और अपनी उंगलियों में उसे घुमाने लगा। आप मुझे इस सब से बाहर रखिएगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ। उसने टेबल को पेंसिल से खटखटाया। आपके वादे के बावजूद मैं सोचता हूँ मुझे जीवन भर इसके लिए पछताना पड़ेगा, लेकिन शायद ये बेहतर ही है। वैसे भी मैं तो जहन्नुमी हूँ, लेकिन अगर सोहराब के लिए कुछ हो सकता है तो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं आप पर भरोसा करता हूँ। आप बेताब दिख रहे हैं मुझे। वो लंबे समय तक चुप रहा। एक तालिब अफसर है, वो बुदबुदाया। वो यहाँ 1 या 2 महीने में एक बार आता है। वो अपने साथ पैसे लाता है, बहुत नहीं, लेकिन वो जितना देता है वो कुछ भी नहीं होने से तो बेहतर है। उसकी चालाक आंखें मुझे देख रही थीं। फिर वो दूर देखने लगा। अमूमन वो एक लड़की को लेकर जाता है, लेकिन हमेशा नहीं। और आप उसकी इजाज़त देते हैं? फरीद मेरे पीछे से बोला। वो टेबल के चक्कर काट कर जमान के नज़दीक आ रहा था। अब मेरे पास दूसरा क्या रास्ता है? जमान ने पलट कर जवाब दिया। वो झटके से टेबल से दूर हो गया। आप यहाँ के नाज़िम हैं, आपका काम यहाँ बच्चों की देखरेख करना है। फरीद ने कहा। मैं इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप बच्चों को बेच रहे हैं, फरीद गरज कर बोला। फरीद बैठ जाओ, बात करने दो, मैंने कहा। लेकिन मैंने बहुत देर कर दी थी, क्योंकि अचानक फरीद टेबल पर उछला। उसने जमान को फर्श पर पटक दिया और कुर्सी उछाल दी। नाजिम फरीद के नीचे छटपटा रहा था। उसके मुंह से घुटी हुई चीखें निकल रही थीं। उसके पैरों ने डेस्क के एक दराज को लात मारी और फर्श पर कागज़ बिखेर दिए। मैं दौड़कर टेबल के दूसरी तरफ गया तो समझा कि जमान की घुटी हुई आवाज़ क्यों निकल रही थी। फरीद उसका गला दबा रहा था। मैंने फरीद के कंधों को दोनों हाथों से पकड़ा, उसे पीछे खींच लिया। उसने मुझे झटक दिया। बहुत हो गया, मैं ज़ोर से बोला, लेकिन फरीद का चेहरा लाल था। उसके होठ गुर्राहट से खिंच गए थे। मैं उसे मार दूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते, मैं उसे मार दूंगा, वह हिकारत से बोल रहा था। छोड़ दो उसको, मैं उसे मार दूंगा। उसकी आवाज़ में मैंने महसूस किया कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं अपने जीवन में पहली बार हत्या होते हुए देखूंगा। बच्चे देख रहे हैं फरीद, वो देख रहे हैं, मैंने कहा। मेरी पकड़ के नीचे उसकी कंधों की पेशियां कस गईं। एक पल को मुझे लगा कि वो हर हालत में जबान की गर्दन को दबा देगा।
इसके बाद वो मुड़ा, उसने बच्चों को देखा। वो चुपचाप दरवाजे के पास एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। उनमें से कुछ रो भी रहे थे। मैंने फ़रीद की पेशियाँ ढीली पड़ती महसूस की। उसने अपने हाथ हटा लिए और पैरों पर खड़ा हुआ। उसने ज़मान को देखा और उसके मुंह पर थूक दिया। इसके बाद वो दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे बंद कर दिया। ज़मान किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने होठों पर से खून को अपनी आस्तीनों से साफ़ किया। उसने अपने गालों से थूक पहुँची। वो खांसा। उसका गला घड़घड़ा रहा था। उसने अपनी टोपी पहनी, अपना चश्मा लगाया। ये देख कर कि अब उसके दोनों शीशे टूट चुके हैं, उसने चश्मा उतार दिया। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। हम में से कोई भी देर तक कुछ नहीं बोला। वो शराब को महीने भर पहले ले गए हैं, ज़मान आखिरकार फटी हुई आवाज़ में बोला। अब भी उसका चेहरा उसके हाथों के पीछे था। तुम खुद को नाज़िम कहते हो, फ़रीद ने कहा। ज़मान ने अपने हाथ हटाए। मुझे 6 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। मैं फटे हाल हूँ क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की बचत से यतीम खाने के लिए खर्च कर दी है। जो कुछ भी मेरे पास था, चाहे वो मैंने कमाया हो या अपने बाप दादों से मुझे मिला हो, मैंने इस नामुराद यतीम खाना चलाने के लिए बेच दिया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान या ईरान में मेरा परिवार नहीं है? मैं भी दूसरों की तरह भाग कर यहाँ से जा नहीं सकता था, लेकिन मैं नहीं भागा। मैं रुका रहा उनकी खातिर। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अगर मैं उसे एक बच्चे को ले जाने से इनकार कर दूं तो वो 10 को लेकर जाएगा। इसलिए मैं उसे एक को ले जाने देता हूं और फैसला अल्लाह पर छोड़ देता हूं। मैं अपनी शर्म घोट कर पी लेता हूं और उसके नामुराद गंदे रुपए ले लेता हूं। इसके बाद मैं बाजार जाता हूं और इन बच्चों के लिए खाना खरीद कर लाता हूं। फ़रीद ने नज़रें नीचे झुका ली।